स्वागत है आपका। देश देख रहा है और आज देश कुछ नौकरशाहों के खत को देख रहा है, एक खुले खत को। 65 पूर्व ब्यूरोक्रेट्स ने कुछ बातें कह दी हैं। कहा है कि देश में सब कुछ ठीक नहीं है, सहिष्णुता की कमी है। इन सब ने कई उदाहरणों का जिक्र भी किया है। कुछ समय पहले अवार्ड वापसी की शुरुआत हुई थी, लंबी चली, तब भी बातें कुछ वैसी ही कही गई थी, काफी हो हल्ला भी हुआ था। एक बार फिर सवालों के जवाब सरकार को ही देने हैं, लेकिन सवाल यह भी है कि क्या वाकई में देश में फिर से इंटॉलरेंस का माहौल है या ये सिर्फ इन 65 ब्यूरोक्रेट्स की चिंता भर है। आज की चर्चा इसी पर। तो देश में जो कुछ हुआ या फिर हो रहा है उस पर पूर्व नौकरशाहों ने न सिर्फ चिंता जाहिर की बल्कि एक खुली चिट्ठी भी लिखी। इसमें उन तमाम बातों का जिक्र है कि कैसे राजनीति के लिए सांप्रदायिकता का कार्ड खेला गया और कैसे कथित गोरक्षकों ने गुंडागर्दी की। देखिए। क्या वाकई देश में सामाजिक सौहार्द बिगड़ा है? ये सवाल हम नहीं, देश के उन पूर्व नौकरशाहों ने खुली चिट्ठी के जरिए उठाया है जिन्होंने केंद्र और कई राज्यों में रहकर सिस्टम को चलाने का काम किया। 65 रिटायर्ड अधिकारियों के इस समूह की मंशा पर कोई सवाल न उठे, लिहाजा अपनी निष्ठा और तर्क भी दिए हैं। ऑल इंडिया सेंट्रल सर्विसेज ऑफ डिफरेंट बैचेस ने साफ किया है, इस ग्रुप का किसी राजनीतिक दल से कोई संबंध नहीं है, लेकिन भारतीय संविधान के लिए निष्पक्षता, तटस्थता और प्रतिबद्धता के विश्वास में अटूट यकीन रखते हैं। भारत में क्या हो रहा है, इस पर गहरी चिंता का भाव हमें इस खुले पत्र को लिखने के लिए प्रेरित करता है, ताकि हाल के दिनों में आरक्षण और गलतफहमी की वजह से हुई घटनाओं के बारे में जानकारी मिल सके। चिट्ठी में कहा गया है कि ऐसा प्रतीत होता है कि धार्मिक असहिष्णुता बढ़ी है और निशाने पर मुसलमानों को रखा गया है। ये सब तब देखने को मिला जब उत्तर प्रदेश में चुनाव प्रचार के समय अंतिम संस्कार के दौरान दो समुदायों के रिश्तेदारों की मौजूदगी के जरिए सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश की गई। यही नहीं, उस वक्त दीपावली और रमजान के मौके पर बिजली पर सियासत हुई और वो भी बिना किसी ठोस सबूत के। यही नहीं, कत्ल खानों पर प्रतिबंध लगाकर न सिर्फ अल्पसंख्यकों को निशाने पर लिया गया बल्कि उनकी जीविका भी छीनी गई। इतना ही नहीं, सहारनपुर में एक स्थानीय नेता की ओर से पुलिस अधीक्षक के आवास पर हमला बोला गया, जिसके बाद कई दिनों तक अधिकारी का परिवार खौफ में रहा। बात इतनी ही नहीं है, हाल ही के दिनों में कथित निगरानी का दायरा भी बढ़ा है। बिसाहड़ा में अखलाक की हत्या इसलिए कर दी गई क्योंकि उसके घर में गाय का मांस होने का सिर्फ शक था, जबकि अलवर में पहलू खान की हत्या गौ तस्कर के आरोप में कर दी गई। बावजूद इसके पहलू खान के पास पशु खरीदने के सारे दस्तावेज मौजूद थे। गौरक्षक खुद दंड देने का काम कर रहे हैं। इससे ऐसा लगता है कि इसके पीछे सामूहिक सहभागिता और राज्य मशीनरी के सक्रिय प्रोत्साहन के साथ काम हो रहा है। स्थिति ये है कि गुंडागर्दी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई तो होती नहीं, बल्कि पीड़ितों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया जाता है। हिंसा को अंजाम देने वाले खुद जज बन जाते हैं और जल्लाद भी। यूपी में एंटी रोमियो स्क्वाड के नाम पर सिर्फ गुंडागर्दी की गई। जो लोग अपनी इच्छा के साथ घूम रहे होते हैं उन्हें भी निशाना बनाया गया। यही नहीं, हिंदू मुस्लिम विवाह को लेकर राजनीति हुई। संविधान में ऐसा कोई कानून नहीं है जब साथ में रहने वाली महिला राजी हो तो किसी को सजा दी जाए। हैदराबाद और जेएनयू में जिस तरह से छात्रों और फैकल्टीज ने समानता और सामाजिक अधिकार के मामले को उठाया, वो भी निश्चित तौर पर प्रशासन पर सवाल है। वो प्रशासन जिससे सरकार का समर्थन हासिल है। जोधपुर में एक बड़े शैक्षणिक व्याख्यान को दबाव में रद्द कर दिया गया था। जोधपुर में जो कुछ हुआ वो दूसरे संस्थानों में भी देखने को मिला। आलम यह है कि असहमति और असंतोष को विद्रोही और राष्ट्र विरोधी मान लिया जाता है। कई ऐसे एनजीओ हैं जिन पर विदेशी मुद्रा विनियमन और आयकर प्रावधानों का उल्लंघन का आरोप लगाकर उन्हें बैन कर दिया गया। ये वाजिब भी है कि गलत करने वालों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन कई ऐसे लोगों को जानबूझकर टारगेट किया गया जो सभी मानकों को पूरा करते हैं। एक नया दौर सोशल मीडिया ट्रोलिंग का भी चला है। जो प्रमुख विचारधारा से असहमत होता है उसे खुलेआम धमका दिया जाता है।
इस परिस्थिति में कोई कैसे भयमुक्त भाषण दे सकता है या लिख सकता है? यही नहीं, उग्र राष्ट्रवाद भी एक चिंता का विषय है। जो सरकार के साथ नहीं, उसे राष्ट्र विरोधी करार दे दिया जाता है। ये वो बातें हैं जो देश के पूर्व नौकरशाहों ने सरेआम की हैं। टीम न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया। तब सवाल यह है कि जब 65 नौकरशाह, पूर्व नौकरशाह इस तरह का खुला खत लिखते हैं तो इंपॉर्टेंट क्यों है? वो इसलिए इंपॉर्टेंट है कि इस पूरे देश में पहले भी इंटॉलरेंस को लेकर एक लंबी बहस छिड़ी जा चुकी है, कई अवार्ड वापस किए गए, बहुत ही इस पर हो हल्ला मचा। तो ऐसे में सवाल उठता है कि क्या एक बार फिर से वही माहौल बन रहा है क्या, और इसकी वजह क्या है और कसूरवार कौन है? कई मेहमान हमारे साथ हैं। मीम अफजल हमारे साथ हैं, प्रवक्ता है कांग्रेस के। वजाहत हबीबुल्लाह साहब हैं, रिटायर्ड आईएएस हैं, पूर्व सूचना आयुक्त हैं, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के भी अध्यक्ष रह चुके हैं। सूर्य प्रताप सिंह हमारे साथ हैं, रिटायर्ड आईएएस हैं, और अनिल राय हैं, मैनेजिंग एडिटर हैं न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के। सबसे पहले हबीबुल्लाह साहब, मैं आपके पास आऊंगा। जिन 65 लोगों ने ये खुला खत लिखा है उसमें आपका नाम भी है, आपने भी इसमें अपनी राय जरूर रखी होगी। इस खुले खत की जरूरत आज क्यों पड़ी? इसलिए कि ये आपस में हम फेसबुक और बाकी तरीके से, जैसे आप जानते हैं हमारे जो आईएएस के और सर्विस के लोग हैं, एक परिवार जैसा है, तो विचार विमर्श होता रहता है। और अब हाल के कुछ ऐसे वाक़यात होने के नतीजे में हमें थोड़ी सी चिंता हुई है कि इसको रोकने के लिए काफ़ी कुछ हो नहीं रहा है। ये हम अपने अनुभव के बुनियाद पे हम इस नतीजे पे पहुँचे, और हमने सोचा कि इसके लिए बहुत आवश्यक है कि जो देश की जनता है वो होशियार रहे इसके बारे में, और ऐसी चीज़ें होने ना दें जिससे देश को कुछ नुकसान पहुँच सके। अगर आप ज़रा कुछ इंसिडेंट्स बताएं कि देश का माहौल इस वक्त आपको, अगर इसमें कुछ गलत लग रहा है तो क्यों लग रहा है, और सिर्फ छिटपुट उस इंडिविजुअल घटना को एक इंडिविजुअल घटना के तौर पर नहीं देखकर ये पूरे देश का माहौल आखिर क्यों लग रहा है? अच्छा, ये जो घटनाएं हैं जिसके बारे में हम चिंतित हैं, उसका तो जिक्र है, पत्र में है। वो पत्र तो पूरी तरह से स्पष्ट है, और इसमें हर एक का इनपुट है। किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा, लेकिन इसमें विचार विमर्श होने के बाद इसमें एक कंसेंसस सा रहा कि ये जो मुद्दे हैं, इसके नतीजे में हमें चिंतित होने की आवश्यकता है। जैसे पहलू खां का केस है, अखलाक का केस है, जो यूनिवर्सिटीज़ में हुआ है उसके बारे में है। ये चीज़ें हैं जो बार बार हो रही हैं। अगर इक्का दुक्का ऐसा केस होता और फ़ौरन सरकार उसके ऊपर काबू करने की कोशिश करते, लेकिन हम ये कहना चाहते हैं कि हम, जैसे आपने कहा, हम किसी राज्य पार्टी वगैरह की ओर से नहीं बोलना चाह रहे। हम देशवासी के होने के नाते थोड़े से चिंतित हैं इसके बारे में, और हमने सोचा कि ये जनता को इसके बारे में होशियार करने की आवश्यकता है, और उनकी हिमायत लेते हुए सरकार को ये बात बताएं कि इन चीज़ों में थोड़ी कमज़ोरियां पेश आ रही हैं। हालांकि राजनीति में कोई ऐसी बात नहीं है, कोई नीति ऐसी नहीं है जिससे ये इसमें बढ़ावा आ रहा है, और उसका स्पष्टीकरण हमने पत्र में किया भी है। लेकिन इसमें ऐसा है कि माहौल जो देश का बन रहा है, क्योंकि प्रशासनिक तौर पे इस पे काबू करने की आवश्यकता अभी सरकार ने शायद समझी नहीं है, तो हम चाहते हैं कि इसको प्रशासनिक तौर पे इसको काबू में लाने की आवश्यकता है, और इसमें आगे बढ़ने की, संविधान के तहत बढ़ने की आवश्यकता है। ठीक है, सत्तारूढ़ पार्टी के प्रतिनिधि और बीजेपी के इस वक्त प्रवक्ता सांसद उदित राज भी हमारे साथ हैं। उदित जी, जो आरोप है वो गंभीर है। देश के 65 पूर्व नौकरशाह मिलकर ये खत लिखते हैं कि देश का माहौल जो है वो बिगड़ रहा है। मैं भी पूर्व नौकरशाह हूं। बिल्कुल। और जो 65 नौकरशाहों ने मिलकर के चिट्ठी लिखी है, और इन्होंने अपनी चिंता व्यक्त करी है देश के प्रति, राष्ट्र के प्रति। सबसे पहले मेरा सुझाव है कि रिटायर्ड हो चुके हैं तो एयर कंडीशन से निकले, मकानों से निकले, ज़मीन पर जाएं। अगर कहीं गड़बड़ी है तो रोकने में ये भी अपनी भागीदारी लें, क्योंकि केवल कहने से नहीं हो सकता है, करने से होता है। दूसरी बात है कि देश इतना बड़ा है, और इस तरह की घटनाएं शुरू से, आज़ादी के पहले से, आज़ादी के बाद से ही होती रही हैं। तो
जो गलत है, हम लोग उसको सही नहीं ठहराते हैं। जहाँ पर जैसे हत्या हुई, कानून किसी ने अपने हाथ में लिया, तो उससे उसको माफ नहीं किया जाना चाहिए, सख्त से सख्त सजा दिया जाना चाहिए। तो उसमें न मेरी पार्टी और न कोई व्यक्ति यह कह रहा है कि ऐसा होना चाहिए या अलाउ किया जाना चाहिए जी। हम किसी भी दृष्टि से इसको सही नहीं ठहराते। ये जनतंत्र है, जनतंत्र में सबको अपनी बात रखने का अधिकार है और जनतंत्र से बातचीत से ही मसले हल होते हैं, मारपीट से हल नहीं होते हैं। तो इसका कोई मारपीट कोई इलाज नहीं है। तो मैं सब नौकरशाहों से यही आग्रह करूंगा और कईयों को तो मैं जानता हूं, देख करके मुझे लगा कि कई तो ऐसे हैं जो वास्तव में पहले से ही सामाजिक सरोकारों से जुड़े रहे हैं। इनसे कहो कि मैदान में आए और परिस्थिति में बदलने में ये भी सहयोग करें। ठीक है, ठीक है। एक और मेहमान हमारे साथ, उनसे हम बात करते हैं। सूर्य प्रताप सिंह जी भी हमारे साथ हैं, वो भी IAS रह चुके हैं। सूर्य प्रताप सिंह जी, जो बात उदित राज जी जो कि खुद IRS रह चुके हैं, बाकी और जो नौकरशाह जो कह रहे हैं, आप उससे कितना इत्तेफाक रख रखे हैं? जो आरोप है, अब तक विपक्षी दल लगा रहे थे, अब नौकरशाह लगा रहे हैं कि देश में जो माहौल हो गया है वो तानाशाही का माहौल हो गया है, बहुसंख्यकवाद का माहौल हो के पक्ष वाला माहौल हो गया है और साथ ही इंटॉलरेंस फिर से बढ़ गया है। इससे आप एक नौकरशाह रह चुके हैं, आप इस मामले को कैसा देखते हैं और कितना सही पाते हैं इन आरोपों को, या वाकई में आरोपों के अलावा कुछ और है इसमें? देखिए, मैं इस तरह से देखता हूं इसको कि अभी वर्तमान में जो सत्ता पक्ष है वो मध्यमार्गी राइट नहीं है। मैं इंटेलेक्ट चलिए, सूर्य प्रताप जी से शायद संपर्क टूट गया है। मीम अफजल साहब, आपसे सवाल मेरा ये है कि जो बात विपक्षी पार्टियां कह रही थी वो बात ब्यूरोक्रेट्स भी कह रहे हैं, कुछ ब्यूरोक्रेट्स कम से कम कह रहे हैं, लेकिन दिक्कत यह है कि एक मुद्दा ऐसा है कि जब भी कोई कुछ कहता है, इस चिट्ठी में साफ तौर पे कहा गया है कि हमारा कहीं कोई पॉलिटिकल एफिलिएशन नहीं है, लेकिन सवाल उठेगा क्योंकि ये बात वो कह रहे हैं, वैसी कह रहे हैं जो अब तक विपक्षी दल कह रहे थे। नरेश जी, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल को मुबारकबाद देता हूँ। इस दौर में जब मीडिया का एक बड़ा हिस्सा कुछ बोलने के लिए भी तैयार नहीं है और जो बोलता है उसकी ज़बान को बंद करने की भी कोशिश की जाती है, इस ख़त में उसका जिक्र नहीं है जो एक मीडिया चैनल के साथ किया गया है। मुझे लगता है शायद आपका दूसरा नंबर हो सकता है, इसलिए कि जो भी सरकार के, मैं ये समझता हूँ उस पूरे ख़त को मैंने पढ़ करके एक ही नतीजे पर पहुँचा हूँ मैं कि अगर इसको एज ए होल टोटली, इसमें एक चीज़ भी ऐसी है जिसको डिनाई नहीं कर सकती सरकार, इसको एक भी, यहाँ तक के उदित राज जो मेरे बहुत पुराने मित्र हैं और ख़ुद IRS रहे हैं, उन्होंने भी ये मशवरा दिया है कि जो रिटायर्ड IAS ऑफिसर, IPS, IFS ऑफिसर्स हैं और बहुत सीनियर लोग हैं इसके अंदर, बिल्कुल ऐसे लोग हैं जिन्होंने देश को आगे बढ़ाने में बड़ा अहम रोल अदा किया है। ये ऐसे लोग नहीं है जिनकी बात को आप ये कह सकें पॉलिटिकल लोग हैं और सियासत कर रहे हैं, उन्होंने खैर वाजे कर दिया, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि इन्होंने हर सरकार के साथ काम किया है और इन्होंने देश के लिए काम किया है। कभी कभी पार्टियां पार्टी को काफ़ी अहम समझती हैं और देश के मामलात में कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि वो पार्टी को ज़्यादा अहमियत देती हैं, लेकिन मैं ये समझता हूं कि इन ब्यूरोक्रेट्स पर इस तरह का कोई इल्ज़ाम कोई लगा नहीं सकता है। वजाहत अब्दुल्ला साहब तो वहाँ बैठे हुए हैं, उनको तो दस्तखत किए हैं, और भी बहुत सीनियर ऑफिसर्स हैं, मैं किस किस के नाम लूँ। मैं ये समझता हूँ कि ये आँख खोल देने के लिए काफ़ी है। देखिए, मैं आपको एक बात बताऊँ, मेजॉरिटेरियनिज्म अगर आगे बढ़ता है, नेशनलिज्म भी अगर हाईएस्ट पीक पे जाता है, तो फिर वो डिक्टेटरशिप की तरफ जाता है। ये देश डिक्टेटरशिप की तरफ जा रहा है, लेकिन हालत ये हो गई है कि कोई बोलने को तैयार नहीं है और जो बोलते हैं उनको सीधा एंटी नेशनल बना दिया जाता है। मैं ये समझता हूँ कि चिंता का विषय है। आज हमारे बहुत सारे ब्यूरोक्रेट्स काम कर रहे हैं, ज़रा उनसे भी तो पूछना चाहिए। जाहिर है कि वो लोग कभी टेलीविज़न चैनल पर आकर नहीं बता सकते कि किन हालात में काम कर रहे हैं। यहाँ तक कि मैं कहता हूँ सरकार के जो मिनिस्टर्स काम कर रहे हैं उनको भी काम करने की पूरी आज़ादी नहीं है, उनको अपने डिपार्टमेंट्स को अच्छी तरह से चलाने की आज़ादी नहीं है। कहीं ब्यूरोक्रेट मिनिस्टरों पर हावी हैं और
कहीं कोई एक डिपार्टमेंट, एक बड़ा डिपार्टमेंट सब पर हावी है और सारी रिपोर्टिंग वहीं हो रही है। अंदर से ब्यूरोक्रेसी का हाल भी बहुत बुरा है। मैं 5 साल एम्बेसडर रहा हूं और मैं पॉलिटिकल अपॉइंटी नहीं था, मैं IAFS, IAS, IAPS नहीं हूं, लेकिन आपकी दुआ से मैंने देश के लिए काम किया है। मुझे चिंता होती है कि देश को आगे बढ़ाने में जिन लोगों ने बड़ा अहम रोल अदा किया है, आज वो लोग इतने चिंतित हैं। यहाँ तक कि उदित राज जी, जो खुद आज सरकार का एक हिस्सा हैं, उनके मेंबर पार्लियामेंट हैं और पुराने संघर्षवादी आदमी हैं, जिन्होंने बड़ा संघर्ष किया है माइनॉरिटीज़ के लिए, दलितों के लिए जी। आज चूंकि वो बीजेपी में है, उसके बावजूद उन्होंने एक मशवरा दिया, उन्होंने इसको क्रिटिसाइज नहीं किया। मैं उनको मुबारकबाद देता हूँ कि उन्होंने इसको गलत नहीं कहा। उन्होंने कहा कि वो मैदान में आए और अपने एयर कंडीशन कमरों में बैठ करके बात ना करें। मैं समझता हूँ उदित राज जी, मैदान में जो लोग हैं उनके साथ जो सलूक हो रहा है इस वक्त, जिस तरह से, अब इसका खास तौर, अगर मेरा नाम मीम अफजल है और मैं एक मुसलमान हूँ, लेकिन मैं एक नेशनल पार्टी का स्पोक्समैन हूँ। मैं बहैसियत मुसलमान अगर कुछ बोलूँगा तो शायद मेरे लिए उतना अच्छा नहीं होगा। हम लोग तो अवॉइड करते हैं इस तरह की डिबेट्स में बहैसियत मुसलमान शामिल होना, इसलिए कि जब हम बोलते हैं तो कहा जाता है ये मुसलमान बोल रहा है, ये टेररिज्म बोल रहा है, ये आतंकवादी बोल रहा है, ये पाकिस्तानी बोल रहा है, न जाने क्या क्या कहा जाता है। और इस तरह के ट्वीट्स किए जाते हैं, जी। इस तरह के मैसेजेस दिए जाते हैं। जी मीम साहब, हमारे अपने किसी बयान पर इस तरह का रिएक्शन होता है। हम तो पॉलिटिशियन हैं, उसके बावजूद मैं ये कहूंगा कि आज जो कुछ इन ब्यूरोक्रेट्स ने लिखा है, इसको ये समझना चाहिए कि जैसे ठहरे हुए पानी में एक कंकर फेंका है और उससे लहरें उठ रही हैं। लेकिन ये वक्त अगर इसको समझने की कोशिश नहीं की सरकार ने तो ये लहरें बहुत बढ़ जाएंगी और इसका बड़ा सख्त नुकसान देश को होगा। इनकी पार्टी को हो या ना हो, लेकिन देश को बहुत नुकसान होने वाला है। उदित राज जी इस पे कुछ कहना चाह रहे थे, क्विक कमेंट उदित राज जी आपसे संबंधित। हाँ, मैं कहना चाहूंगा, मीम अफजल जी पुराने मेरे दोस्त हैं और इन्होंने इस तरह से बात रखी कि जैसे एक ब्यूरोक्रेट ये भी हो, कि जैसे इन्होंने कहा कि जो भी आज जमीन पर उतर के कुछ कहता है तो दंडित होता है। तो एक कितने ब्यूरोक्रेट उतरे इसमें से 65 से। और दूसरी बात है, कांग्रेस पार्टी इतनी बड़ी पार्टी है, क्यों नहीं उतर जाती है? तो मैंने जो सुझाव दिया और रचनात्मक सुझाव दिया, किसी राजनीतिक दृष्टि से जवाब नहीं दिया, चूंकि ये राजनीतिक लोगों का मंतव्य नहीं था, उनकी राय नहीं थी। और जो ये ब्यूरोक्रेट है, मैंने तो आपको मुबारकबाद दी इसके लिए। सभी के हुकूमत में काम करते हैं, नहीं काम करते हैं। और दूसरी बात है कि आप जो जिस तरह से आप एक तरह से ब्यूरोक्रेट की भाषा आप बोल रहे हैं, आप राजनीतिक भाषा बोलिए ना भाई। जैसे आप कह रहे हैं कि अगर ब्यूरोक्रेट उतरता है तो दंडित होगा, तो आप इतनी बड़ी पार्टी है, आप क्यों नहीं करते? कोई रोक रहा है क्या आपको? जहां अन्याय हो रहा है, जहां गलती काम हो रही है, आप रोकिए ना। ऐसा कुछ नहीं है जो ऐसा आप कह रहे हो कि भय है, आतंक है, टेरर है, कोई अपनी आवाज नहीं उठा सकता है। ये गलत दोषारोपण है। आपकी तो राष्ट्रीय पार्टी है, क्या और वो भी डरती है? क्या और पक्षों से भी जानते हैं? अगर वो भी डरती है तो बताइए। जी उदित जी, और पक्षों से भी जानते हैं। अनिल जी हमारे साथ हैं। अनिल जी, अभी मीम अफजल साहब ने एक बात कही, मेरे लिए बहुत शॉकिंग एक बात है, और क्योंकि आज हम चर्चा भी इसी मुद्दे पर कर रहे हैं। मीम अफजल साहब ने कहा कि अगर मैं कुछ कहूंगा तो उसका मायने ये निकाल लिया जाएगा कि एक मुसलमान होने के नाते कह रहा हूं। क्या वाकई में ऐसा माहौल बन गया है क्या, या फिर इसमें भी, माफ कीजिएगा मीम साहब क्योंकि आप कांग्रेस को आज रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कि इस बात के पीछे भी कांग्रेस और बीजेपी का एक कनेक्शन खोजा जाएगा, या वाकई में ऐसा माहौल बन गया है मीम साहब कह रहे हैं? मैं मीम साहब की बात से इत्तेफाक नहीं रखता हूं। देखिए, हर बात हम तो हर सरकार के पक्ष और विपक्ष चैनल होने के नाते लगातार चलाते रहते हैं, और इस तरह की बात नहीं है कि केवल व्यक्तिगत टारगेट किए जा रहे हैं। एनडीटीवी का इशू जो उन्होंने कहा, उस इशू से हमको नहीं, आज के इशू को उससे अलग रखना चाहिए। यहाँ 3 चीजें जानना जरूरी है। ये किन परिस्थितियों में पत्र लिखा गया। अगर ये पत्र लिखा गया देश के नौकरशाह हैं जो जिम्मेदार पदों पर हैं, तो उनके सामने ऐसी क्या परिस्थितियां हैं कि उनको इस तरह की चिट्ठी लिखनी पड़ी। जो सरकार में बैठे लोग हैं, क्योंकि देश चलाने का जिम्मा नेताओं के साथ साथ ब्यूरोक्रेट्स का भी है। देश में लॉ एंड ऑर्डर ठीक रहे, माहौल ठीक रहे, ये जो समाज के 4 स्तंभ हैं देश के, उन चारों की जिम्मेदारी बैठती है। इन्होंने चिट्ठी लिख दी। चिट्ठी लिखने के लिए क्यों परिस्थितियां पैदा हुई?
लॉ एंड ऑर्डर हमको समझना पड़ेगा, सारे ब्यूरोक्रेसी स्टेट का इशू होता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ अगर लॉ एंड ऑर्डर, जब जिस बात का जिक्र हो रहा है उसमें हैदराबाद में भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है, उत्तर प्रदेश में जब एक घटना हुई भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं थी। तो एक परिस्थितियों के लिए सिर्फ एक पॉलिटिकल लीडरशिप को या किसी एक को उत्तरदायित्व ठहरा देना, ये तो ऐसी बात होगी कि हम इस बात को पॉलिटिकल बना दें। इस बात को समझने के लिए हमको परिस्थितियों को समझना पड़ेगा। दूसरी चीज, पर चिट्ठी लिखी गई तो उसका क्या निराकरण क्या है? बुद्ध ने कहा है कि दुख है, दुख का कारण है, और कारण है तो निवारण है, उसी में महापरिनिर्वाण है। तो हमको दुख, एक परिस्थितियां पैदा हुई तो क्यों पैदा हुई, इस पर विचार करने के बजाय हम एक दूसरे पर आरोप लगाते रहें कि भाजपा ने कर दी और कांग्रेस ने कर दी, तो ये बहस सार्थकता की ओर नहीं जाएगी। तो इस चिट्ठी के पीछे अब राजनीति देख रहे हैं कोई? हाँ, अभी तो जैसे मीम अफजल साहब ने कहा, राजनीति आरोप प्रत्यारोपों का दौर ना शुरू हो। मैं ये चाहता हूं कि आरोप प्रत्यारोप न लगे। इन ब्यूरोक्रेट्स को सरकार को पूछना चाहिए, इनके एसोसिएशन है कि भाई क्या ठीक है आपने समस्या बताई, लेकिन आप देश के उन लोगों में से नहीं है जो समस्या केवल बता दें। आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप बताएं इसका समाधान क्या है, सरकार को क्या करना चाहिए। अभी जैसे बहुत ही पॉजिटिव वे में उदित राज जी ने कहा कि इन लोगों को आगे आना चाहिए। हाँ, आप लोग बड़े लोग हैं, क्यों जब आप पोस्ट रिटायरमेंट के बाद जॉब मिलता है तो आप काम करते हो, चाहे वो ब्यूरोक्रेसी के लोग हैं 70। अगर आप कुछ केवल चिट्ठी लिख लेने से आपकी जिम्मेदारी खत्म नहीं हो जाती है। ये बहुत अच्छी बात है कि आपने इनिशिएट किया, आपको आगे बढ़ना चाहिए समाज में जागरूकता फैलाने के लिए। आपको लगता है कि जो लोग इस तरह के काम कर रहे हैं कम पढ़े लिखे अनपढ़ लोग हैं या कहीं से ओरिएंटेड है, उनके दिमाग में फीडिंग हो रही है, तो सामने आइए, उनको समझाइए कि भाई ऐसे देश नहीं चलेगा। पॉलिटिकल लीडरशिप के साथ साथ जो पढ़े लिखे लोग हैं उनको आना चाहिए। विद्वानों को पलायनवादी हो जाएंगे तो अराजकता देश में बढ़ेगी, और दुर्भाग्य है कि इस देश में विज्ञान जो विद्वान है वो पलायनवादी हो गया तो है। आरोप तो यही लगा रहे हैं ना कि विद्वानों को बोलने ही नहीं दिया जा रहा है, बोलने की आजादी नहीं है, इसीलिए भागना पड़ रहा है। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, चर्चा कंटिन्यू है, कुछ और मेहमान भी हमारे साथ, उनके पास भी जाएंगे। ब्रेक लेके फिर लौटते हैं। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। एक बार फिर से आरोप लग रहे हैं कि देश में जो माहौल है वो बिगड़ रहा है, इंटॉलरेंस बढ़ रहा है, और ये आरोप इस बार 65 पूर्व नौकरशाहों ने लगाया है। एक खुला खत लिखा है, इसी पर आज हम चर्चा कर रहे हैं कि क्या ये वाकई में सच है या इसके पीछे भी कोई और राजनीति है। कई मेहमान हमारे साथ हैं। सूर्य प्रताप जी, उस वक्त आपसे बात नहीं हो पाई, आपसे समझना चाहूंगा कि ये जो खुला खत लिखा गया है और देश में माहौल के बिगड़ने का आरोप लगाया गया है, ये एसोसिएशन की तरफ से नहीं है, ये 65 अलग अलग पूर्व नौकरशाह हैं जिन्होंने आरोप लगाया है। इससे आप कितना सहमत हो पा रहे हैं? क्योंकि इन 65 लोगों का एक मंच पर आकर ये ओपन लेटर लिखा जाना, ये सब कुछ साफ है या कहीं कुछ और भी दिखता है आपको इसमें? देखिए, अपना अपना मत व्यक्त करने का सबको हक है। इन नौकरशाहों ने, पूर्व नौकरशाहों ने लिखा है, इनको हक है अपनी बात कहने का। कुछ घटना का जिक्र किया है इन्होंने, हो सकता है घटनाएं विशेष हों, लेकिन घटना विशेष के आधार पर एक वातावरण को कह देने का पूरे देश के अंदर ऐसा वातावरण हो गया, उस बात से मैं सहमत नहीं हूं। देखिए, पिछले 60 वर्ष में लेफ्ट लीनिंग जो मध्यमार्गी कांग्रेस शासित जो व्यवस्था रही है, उसमें सामान्यतः आप देखिए कि लेफ्ट ओरिएंटेड जो इंटेलेक्चुअल्स उनकी संख्या ज्यादा रही है, और वो ही हमेशा अपनी बात को जो कहते हैं उसको ही प्रोग्रेसिव थिंकिंग माना जाता रहा है। लेकिन चूंकि अब बदलाव आया है, और बदलाव कौन लाया है? बदलाव जनता लेके आई है। अगर दोषी आप कहते हैं तो जनता को दोषी करिए, क्योंकि जो पुरानी व्यवस्था जो थी, जिसको उदारवादी कहें या लेफ्ट लीनिंग कहें, उस व्यवस्था से लोग थक गए थे। उसमें उस व्यवस्था का कुछ कमियां त्रुटियां, उसमें भ्रष्टाचार, उसमें कदाचार, तमाम तरह की चीजें आई। उससे थकने के बाद लोगों ने एक व्यवस्था को बदला है। एक राइट लीनिंग जो पार्टी है उनको सत्ता दी है लोगों ने, और बड़े कॉन्शियस एफर्ट के साथ दी है सत्ता उन्होंने। अगर मान लीजिए पुरानी जो व्यवस्था थी उसमें अगर खामी नहीं होती तो ये व्यवस्था बदलती नहीं, ये राइट लीनिंग व्यवस्था नहीं आती। अब इस व्यवस्था को काम करने दीजिए, 5 साल का समय उनके पास है, उनको पूरा काम करने दीजिए। हाँ, इंटेलेक्चुअल वर्ग है या विपक्ष है, उसको अपना हक है अपनी बात कहने का। वो कहीं घटनाएं होती हैं उन पे उजागर करें उनको, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि अभी पिछले कुछ वर्षों में कोई ऐसी घटनाएं हुई हो जिसमें बड़े पैमाने पर अल्पसंख्यकों का जनसंकार कर दिया गया हो, उनके साथ असमानता की गई हो। हाँ, इतना जरूर है, जो तुष्टीकरण, देखिए पुरानी सरकारों में आप देखिए जितनी भी हुई हैं, उन सरकारों में अल्पसंख्यक का इस्तेमाल राजनीतिक रूप से हुआ जी, चाहे तुष्टीकरण हुआ अथवा नहीं हुआ, लेकिन राजनीतिक इस्तेमाल हुआ, और अल्पसंख्यक हमेशा सत्ता की कुर्सी के आसपास घूमता रहा। अब अल्पसंख्यक को लगता है कि वो सत्ता से बाहर है, और अब बहुसंख्यक पार्टी जो जिसको कहिए जिनके पास समर्थन है वो सत्ता में है। थोड़ी इनसिक्योरिटी तो आएगी, वो मैं बात मानता हूं, एक स्वाभाविक चीज है,
लेकिन मुझे लगता है कि अभी काम करने का मौका मिलना चाहिए, और काम होते में अगर मान लीजिए कोई घटनाएं होती हैं उनका विरोध भी करें, इंटेलेक्चुअल्स जरूर करें। और लेकिन चुनाव किसने किया है? चुनाव जनता ने किया है। जनता का जो जनमत है उसका सम्मान करना चाहिए, और घटनाएं होती हैं उनका विरोध करें। मुझे लगता है कि इनको एक ऐसे व्यापक तरीके से ऐसी बात कह देना ताकि सारी दुनिया में ये मैसेज जाए कि भारत के अंदर इंटॉलरेंस है, भारत के अंदर सेकुलरिज्म खत्म हो गया, भारत में हिंदुत्व आ रहा है। ये बात कहना जो है, ये मुझे लगता है कि एक स्ट्रेचिंग हो गया, सीमा रेखा का उल्लंघन हो रहा है। ये बाहर निकल के बात कर रहे हैं। ठीक है हबीबुल्लाह साहब, एक बार फिर से आपके पास, क्योंकि हम सबको इस बात पे बड़ा गर्व होता है जब हम ये कहते हैं कि इंडिया जो है यूनिटी एंड डाइवर्सिटी है, हमारे देश का माहौल बहुत अच्छा है। और ऐसे में जो बात अभी सूर्य प्रताप जी भी कह रहे थे कि कुछ चुनिंदा घटनाएं हैं, आप सिर्फ इसकी निंदा करने के बजाय जब आप इसको देश के साथ जोड़ देते हैं कि पूरे देश का माहौल ही ऐसा हो गया है, तो कहीं ना कहीं सवाल और भी उठेंगे कि क्या इसके पीछे कोई राजनीति है। चिट्ठी में सिर्फ लिख देना भर कि नहीं हम किसी पॉलिटिकल एफिलिएशन हमारा नहीं है, शायद काफी ना हो, ऐसे आरोप लगेंगे। ये देखिए, जो ये कहा गया है कि सब एयर कंडीशन घर में बैठे हुए हैं और फिर निकल के बातचीत करके कॉफ़ी पे मिल के उन्होंने ये निर्णय लिया है, ये तो आप सब समझ सकते हैं कि गलत है। क्योंकि ये जो पत्र लिखा गया है वो अनुभव के बुनियाद पे लिखा गया है, और हमारी चिंता जो है वो एक जेन्युइन चिंता है। लेकिन इसमें ये भी है कि हमने ये किसी पॉलिटिकल पार्टी की आलोचना हमने नहीं की है, और हमने इसको स्पष्ट करने की भी कोशिश की है। मैं खुद कह सकता हूँ, अभी अफजल साहब ने कहा कि क्योंकि वो मुसलमान हैं तो कोई कहते हैं कि आपने ये लिखा तो आप पाकिस्तानी होंगे। ये तो बहुत पहले से मैं सुन रहा हूँ। जब मैं चीफ इन्फॉर्मेशन कमिश्नर था, मैं निर्णय लेता था, वो वेबसाइट पे आता था, कुछ लोग कहते थे कि ये निर्णय ये सरकार के खिलाफ किया क्योंकि सरकार को कमज़ोर करने की कोशिश, क्योंकि ये इनकी जो लॉयल्टी है पाकिस्तान के साथ, ये तो फजूल बात है। जो ये कहता है उसकी अपनी निजी ओछी राय हो सकती है, ये इसकी शुरुआत पहले से है, इनकी शुरुआत पूरी बात आपने कहा कि ये पहले से होता आया है, शुरुआत पहले से है। लेकिन इस समय चिंता की ये बात है कि ज्यादा बढ़ी जा रही है, और हमें लगता है कि इसको कंट्रोल करने के लिए जो कदम उठाने की आवश्यकता है वो उठाए नहीं जा रहे हैं। और उदित राज जी ने बहुत अच्छी बात कही, अगर वो कहते हैं कि हम उनकी सहमति करें, हमें कहें। जैसे मैंने कहा कि जो भी हैं रिटायर्ड लोग वो कुछ ना कुछ अवश्य कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। सर एक छोटा सवाल और है, मिसाल देता हूँ, MKSS वो चला रही हैं, तो इस प्रकार से हैं। लेकिन अगर सरकार हमसे चाहे, जैसे अब मैं एक मिसाल दूं, जैसे इस समय महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में किसान आंदोलन चल रहा है, अगर उसमें वो चाहें कि जो वरिष्ठ अधिकारी, रिटायर्ड अधिकारी हैं, IAS, जिनको इनके साथ संबंध है, वो आके मदद करें, अवश्य हम आएंगे। ठीक है सर, एक सवाल और है, हम आके जाके बाकी किसानों के साथ बात कर सकते हैं। हबीबुल्लाह साहब, एक सवाल और मेरा आपसे छोटा सा ये है, और यही हम सामने लाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, मेरा एक सवाल आपसे ये है, आपने ये चिट्ठी लिखी, इन 65 नौकरशाहों में से किसी को क्या कहीं कोई डराया गया चिट्ठी के लिखने के बाद? कोई ऐसा आपको महसूस हुआ है लिखने के बाद भी? क्या बहुत संक्षिप्त में, मैं समझा नहीं, इस चिट्ठी को लिखने के बाद कहीं कोई धमकी, कहीं कोई प्रेशर आप लोगों पे बनाया गया क्या चिट्ठी लिखने के बाद सरकार की ओर से? मेरा ताल्लुक है तो मुझ पे तो नहीं आया। हाँ, तो मैं आपसे ये अब मेरा जो एक्चुअल सवाल है सर ये है कि आप लोगों ने चिट्ठी में लिखा कि बोलने की आजादी नहीं है, लेकिन आपको ये चिट्ठी लिखने से आपने बोल दिया अपनी बात जो कहनी थी, वो आजादी आपके पास थी, हम इस पर चर्चा कर रहे हैं, हमारे पास आजादी है, तो फिर आजादी नहीं होने का आरोप क्यों? नहीं, क्योंकि आमतौर से ये हमने देखने में आया है। हमारी स्थिति ऐसी है, और इसीलिए हमने समझा कि ये जिम्मेदारी हमारी बनती है कि हम लिख के जनता के सामने प्रकट करें। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अब जैसे किसी ने कहा कि अब हम डायरेक्ट डिक्टेटरशिप की तरफ जा रहे हैं, हम ये नहीं कह रहे हैं। हम सिर्फ ये सावधानी कर रहे हैं कि अगर ये ट्रेंड आगे कंट्रोल के बाहर निकल जाए, हमने ये भी नहीं कहा कि कंट्रोल के बाहर है, हम ये कह रहे हैं कि सारी चीजें बढ़ रही हैं, और इतना हम बढ़ने न दें ताकि सर इसमें लिखा गया है कि क्लाइमेट ऑफ रिलीजियस इंटॉलरेंस दैट इज एम्ड प्राइमरीली एट मुस्लिम्स, मुस्लिमों को टारगेट करके रिलीजियस इंटॉलरेंस हो गया, ऐसा आपको वाकई लग रहा है? बहुत संक्षिप्त में, ये रिलीजियस इंटॉलरेंस का जो माहौल है ये बनने लगा है,
और हमारा जो देश है वो एक संसार में मिसाल था, उदाहरण था, जिसमें ठीक है, जवाब लेते हैं। सर्वधर्म सद्भावना की बात छोड़िए, लेकिन हर धर्म में एक समन्वय सा था। ठीक है, वो समन्वय जो है उस पे चोट लग रही है। ठीक है, उसी के बारे में हमने ये बात कही है। चलिए ठीक है, इस पर हम उदित राय जी से सवाल लेते हैं। तो देश के लिए आप सब समझ सकते हैं। ठीक है, इस पर हम उदित राय जी से सवाल लेंगे, लेकिन उसके पहले जरूरी है, क्योंकि एक मुद्दा ऐसा है कि मीम अफजल साहब से भी जवाब ले लेते हैं। मीम अफजल साहब, जो इस चिट्ठी में लिखा गया है कि मुस्लिम्स को टारगेट करके रिलीजियस इंटॉलरेंस बढ़ गया है, आपको लगता है कि क्या वाकई में ऐसा है या इसे एग्जैजरेट कर दिया गया है यहाँ पर? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि ये मीम साहब से सवाल किया मैंने। उदित जी, मैं आपके पास आता हूँ। मीम साहब, जो इश्यूज हैं जी, जो इश्यूज उठाए गए हैं वो बिल्कुल जेन्युइन इश्यूज हैं, और मैं महसूस करता हूँ, समाज के अंदर रहते हुए महसूस करता हूँ। आपने कहा कि एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को ज़्यादा टारगेट किया गया है। मैं ऐसे बहुत सारे उदाहरण दे सकता हूँ कि जब से सरकार आई है नई, उसके आने से पहले ही इसको टारगेट किया जाता रहा है और तरह तरह से किया गया है। सरकार के, देखिए, सरकार आने के बाद डेवलपमेंट का काम, ये सब बातें करते हैं, सबका साथ सबका विकास, लेकिन हो क्या रहा है? ये जो आपने देखा कि मीट बंदी हुई है, वो गाय को लेकर है। इस पर एक मुसलमानों की राय है कि गाय पर पाबंदी पूरे मुल्क के अंदर होनी चाहिए। बिल्कुल, आप गाय पर पाबंदी ना लगा करके तकरीबन मीट पर पाबंदी लगा रहे हैं, और बड़े आपने जो बूचड़ खाने हैं उनको छोड़ दिया है। उसका नतीजा पता है क्या हो रहा है? कि आम आदमी को वहां तक पहुंचने की इजाजत नहीं है, उस तक मीट नहीं पहुंच रहा, लेकिन एक्सपोर्ट बराबर जारी है। यानी आप ये देखिए किसको टारगेट कर रहे हैं। लेकिन सर एक बात बताइए, अगर सिर्फ लाखों गाय को लेकर अगर कानून बनता, लाखों लोग इससे बेरोजगार हो रहे हैं। सर अगर सिर्फ गाय को लेकर कानून बनता, तब अगर आप कहते हैं कि मुस्लिमों को अगेंस्ट कुछ फैसले हो रहे तो समझ में आता, लेकिन मीट इंडस्ट्री में तो हर धर्म के लोग हैं, हिंदुओं की संख्या भी बहुत ज्यादा है, बल्कि आप जितने भी बड़े मीट एक्सपोर्टरों के डायरेक्टर्स की लिस्ट निकालें तो कई हिंदू उसमें मिलेंगे। तो इसको मुस्लिमों के खिलाफ क्यों माना गया इस फैसले? हुजूर, मैंने यही तो समझाने की कोशिश की है कि मैं इसे हिंदू मुस्लिम की बात ही नहीं कर रहा हूँ। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि बड़े जो एक्सपोर्टर्स हैं आज भी वो काम कर रहे हैं। उनके बड़े बड़े जो साइंटिफिक किस्म के मजबा खाने हैं, जिनको कत्लगाह कहा जाता है और उसका ट्रांसलेशन गलत किया जाता है, उसको वहाँ से अभी भी मीट का एक्सपोर्ट जारी है, लेकिन आम आदमी पे पाबंदी है। चूँकि दुकानों को आपने ऐसे कानून दे दिए हैं, आपने इस तरह का माहौल पैदा कर दिया है, विजिलेंट घूम रहे हैं, कहीं कोई इस कारोबार को कर रहा है तो वो, उसके अलावा अभी स्टेट लेवल पर जिस तरह से मदाखलत की सेंटर ने, क्या ये कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ नहीं है? क्या स्टेट के जो सब्जेक्ट्स हैं उनके अंदर बगैर किसी राय के कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट इस तरह से मदाखलत कर सकती है, इस तरह से लॉ बना सकती है? खुद उन्होंने एहसास किया इसका, और वेंकैया नायडू जी ने कहा कि हम इस पर गौर करेंगे, और हमें कुछ शिकायतें मिली है, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ। आप देख रहे हैं एक के बाद एक स्टेट जो है अपना जो एहतजाज और अपना जो रिजर्वेशन है वो प्रधानमंत्री को रिजर्व करा रही है, रजिस्टर करा रही है। ये लिस्ट से कौन सा तबका मुतासिर हो रहा है? दूसरे में एक बात और कहूंगा, हमारे जो भाई अनिल साहब हैं, उन्होंने एक बात कही कि तुष्टीकरण होता था। मुझे बड़ी हंसी आती है, जिन लोगों के तुष्टीकरण की बात होती है वो ज्यादातर मुसलमान ही हैं, उसके अंदर ईसाई और मुसलमान हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि अगर तुष्टीकरण उनका हुआ तो आज वो सर्विसेज में कहाँ हैं? अगर उनका तुष्टीकरण हुआ है तो उनको बैंकों से 0.05% वोट मिलता है। मैं अनिल साहब, आई एम सॉरी, जो हमारे पूर्व रिटायर्ड ऑफिसर हैं सिंह साहब, उन्होंने कहा था। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ, एक तरफ तो इल्जाम लगता है कि तुष्टीकरण किया जा रहा है उनका, और दूसरी तरफ उसी वर्ग की हालत दिन ब दिन गिरती चला जा रही है, उसकी इकोनॉमिक कंडीशन, उसकी एजुकेशनल कंडीशन गिरती चली जा रही है, उनको टारगेट किया जा रहा है। जो लोग सबसे ज्यादा नीचे चले गए हैं उनको टारगेट करके मेजॉरिटी कम्युनिटी के अंदर उनके खिलाफ नफरत फैलाने का काम। एक मैं मिसाल यूपी के चुनाव की देता हूं। एक पार्टी ने 400 टिकट में से एक टिकट भी माइनॉरिटी को नहीं दिया, और उसके बाद पूरे इलेक्शन के अंदर जो प्रोपेगेंडा हुआ वो सिर्फ उसी कम्युनिटी के खिलाफ हुआ जिसको उन्होंने एक भी टिकट नहीं दिया। इसका मतलब यह है कि वो ये चाहते हैं कि पार्लियामेंट के अंदर, असेंबलियों के अंदर उनका रिप्रेजेंटेशन खत्म कर दिया जाए, उनको किसी भी तरह की कोई पोजीशन न दी जाए,
जहां वो अपनी बात रख सकें। ठीक है। उनको सेकंड क्लास सिटीजन बनाने की जो ये कोशिश हो रही है, मैं बहुत बहुत सोच के बोल रहा हूं, ये सेकंड क्लास सिटीजन बनाने की जो कोशिश हो रही है, इससे देश का फायदा नहीं होने वाला। इसलिए कि 20% लोगों को छोड़ करके अगर आप तरक्की करेंगे तो बाकी 20% जो है वो घुन की तरह देश में लगे रहेंगे। इसलिए तरक्की अगर करनी है तो सबकी कीजिए, जिसकी कम हुई है उसकी ज्यादा करनी चाहिए। आप उसको और कम करते चले जा रहे हैं, उनके रोजगार को छीनने का काम कर रहे हैं, उनको डरा रहे हैं, उनको ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आप चूंकि एक पर्टिकुलर वक्त से आए इसलिए टेररिज्म आपसे जुड़ा हुआ है। कभी कश्मीर के नाम पर, कभी पाक टेररिज्म के नाम पर रोजाना टारगेट किया जाता है। मैं कितनी मिसालें दूं, अगर किसी टीवी चैनल पर बहस, मैं आपको अभी मिसाल देता हूं, आपने ये हिम्मत की 65 लोगों को आज डिस्कशन कर रहे हैं, आप इसके ऊपर अभी देख लीजिएगा कितने टीवी चैनल्स इसके ऊपर डिस्कशन करते हैं, और जब करेंगे तो इनको गद्दार करार देंगे। ये भी आपको मैं अभी पहले से बता देता हूं। ये 65 लोग वो देश के खिलाफ माने जाएंगे। इस तरह के तबसरे सोशल मीडिया पर शुरू हो जाएंगे अभी, आप देखिएगा। उदित जी 65 लोगों ने जो हिम्मत की है ये करने की हिम्मत, आप देखिएगा अभी इसका रिजल्ट किस तरह से रिएक्ट करते हैं लोग। हाँ ठीक है उदित जी, सवाल आपसे ये है कि अब जो आरोप लग रहे हैं बहुत ही गंभीर आरोप हैं। जो इन 65 ब्यूरोक्रेट्स ने कहा वो तो ठीक है, लेकिन जो मीम साहब कह रहे हैं कि इस देश में मुस्लिमों को दूसरे दर्जे का सेकंड क्लास सिटीजन बनाने की कोशिश हो रही है, ये आरोप बहुत गंभीर है। क्या कहेंगे इस पे आप? जो इन्होंने कहा कि तुष्टीकरण का आरोप हमने लगाया करते थे, अर्थात भारतीय जनता पार्टी, आज भी हम कहते हैं, क्योंकि धर्म के आधार पर इनका शोषण होता था। हमारी पार्टी रोजी रोटी सबका साथ सबका विकास के आधार पर सबको शामिल करके आगे चल रही है। इसमें ये कई पार्टियों ने अल्पसंख्यकों का भी शोषण किया है, उनके धार्मिक पक्ष को भड़का करके किया है, सपोर्ट करके किया है। तो इस मायने में अगर इस दृष्टि से देखा जाए तो अल्पसंख्यकों का शोषण ही हुआ है, उनका भला नहीं किया उन पार्टियों ने। दूसरी बात है कि 65 ब्यूरोक्रेट कोई देश का प्रतिनिधित्व नहीं करते, न ब्यूरोक्रेसी का भी प्रतिनिधित्व करते हैं। 25-50 हजार ब्यूरोक्रेट होंगे इस देश के अंदर। तो कुछ लोगों ने कहा है, तो मैंने जैसे कहा कि वो रचनात्मक कार्य करें, और तीसरी बात सरकार और समाज दोनों को एक दृष्टि से देखना नहीं चाहिए। देखिए, जहां दलित मुख्यमंत्री होते मेरे सवाल पे आइए सर, दलितों के ऊपर अत्याचार होता है, और जहां नहीं होते वो भी। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि कम से कम समाज में जाकर के काम करने की कोशिश तो करें। कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं जिसका ऐतिहासिक कारण है, सामाजिक कारण है। उदित जी, मीम साहब ने जो कहा, कोई भी सरकार हो कम बेशी मीम साहब ने कहा जो बहुत संगीन आरोप है कि जिस तरह से टिकट नहीं दिए गए इलेक्शंस में, कहीं ना कहीं कोशिश ये थी कि संसद से, विधानसभाओं से मुस्लिमों का रिप्रेजेंटेशन खत्म हो जाए। उसके बाद जो पूरा बीफ को लेकर विवाद है या बूचड़खानों को लेकर जो विवाद है, और लगातार जो चीजें चल रही हैं उस पर ये आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी इस एजेंडे पे काम कर रही है कि मुस्लिम जो है इस देश के सेकंड क्लास सिटीजन हो जाए। फिर चाहे वो इलेक्शन के पहले कब्रिस्तान स्मशान वाला विवाद हुआ, वो भी काफी बढ़ा। देखिए, ऐसा है कि कोई पार्टी टिकट उस आधार पर देती है कि वो जीते। कांग्रेस भी उसी आधार पर, जीतने के आधार पर दे रही थी। हमने भी टिकट दिया तो जीतने के आधार पर दिया है। बेनिबिलिटी देखा जाता है तो उसको इस तरह से देखा नहीं जाना चाहिए। क्या इन्होंने बेनिबिलिटी के आधार पर टिकट नहीं दिया है? क्या इन्होंने अपने हलवाओं चौराहों को दिया है टिकट ताकि उनके गूंगे बहरे बने रहे और पार्टी में आवाज न उठाए? ठीक है, परंपरा किसने शुरू करी है? ठीक है उदित जी। अनिल जी, एक बार आपके पास आऊंगा, क्योंकि देखिए जो आरोप इस चिट्ठी में लगाए गए थे कि देश के सोशल फैब्रिक को बिगाड़ा जा रहा है, अब जब मीम साहब कह रहे हैं लगभग इसी का एक और एक्सटेंशन है जो इन्होंने अभी कहा, इस पर आपको क्या लगता है? उदित जी अपना जो इस पर जवाब दे रहे हैं उससे आप सहमत हैं क्या? हाँ, उदित जी की जवाब से मैं आंशिक तौर पर सहमत हूं, क्योंकि चुनाव में जो भी पार्टियां चुनाव लड़ती हैं सिर्फ जीतने वाले के लिए देखती हैं। देखिए, अब अगर हम चुनाव को देखें
तो कहीं ना कहीं चुनाव के पहले दल बदल, पार्टी तोड़ना, इस पार्टी उस पार्टी से लाना, ये कहीं ना कहीं जो चाहे गठबंधन हो, सबका आधार ये रहता है कि चुनाव को किसी न किसी तरह से जीत लिया जाए। उसके लिए चाहे बहुत तरह के जो भी इसके आप जितने भी आपने उदाहरण दिए वो सब इसके पीछे कारण थे। भारतीय जनता पार्टी का चूंकि एक एजेंडे में, अगर भारतीय जनता पार्टी के उदय से लेकर तब तक देखें तो उनका एजेंडे में उग्र हिंदुत्ववाद रहा है। इससे भारतीय जनता पार्टी के लोग भी जो इनकार नहीं कर सकते हैं। लेकिन हाँ, सरकार बनने के बाद उन्होंने एक मंत्री भी बनाया है, ये भी उसका उदाहरण है, और गवर्नर भी बनाया उन्होंने, केंद्र में भी मंत्री बनाया, लोकसभा चुनाव में कई बार उन्होंने टिकट दिया, मुख्तार अब्बास नकवी साहब को नहीं जीत पाते थे। तो कहीं ना कहीं अगर एक बार वो चुनाव में टिकट देते हैं, और सिर्फ एक टिकट न देने को, अभी भी उत्तर प्रदेश की सरकार को देखें तो उनको प्रिंसिपल सेक्रेटरी अपॉइंटमेंट जो सबसे इंपॉर्टेंट पद है वो कामरान रिजवी साहब को उन्होंने दे रखा है। तो एक कह देना ये आरोप बिना तथ्यों के कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ किनारा कर रही है, इसको थोड़ा सा जो है इस मुद्दे से भटकाने वाली बात हो गई। मुद्दा ये है कि जो देश में ये परिस्थितियां हैं, हमने शुरू में इसका समाधान कैसे किया जाए। अगर हम यहाँ बैठे हैं तो समाधान के लिए जो रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स हैं, अभी तो 65 की तादाद है, हजारों संख्या में राजीन, अगर इस समाज के पढ़े लिखे लोग आगे आए, उन लोगों को समझाएं। ऐसा नहीं केवल कानून से चीजें ठीक हो सकती हैं, पुलिस के बल पे इस देश में सब कुछ ठीक नहीं किया जा सकता है। मीट की दुकानें बंद हुई, क्यों बंद हुई? आप देखिए, वहां सफाई रहती थी, वहां सड़क पे जाए। आज अभी 122 कल नोएडा अथॉरिटी ने 122 मीट की दुकानों का लाइसेंस दिया। आप उन्हीं दुकानों पर आप 3 महीना पहले और कल के उस दुकान को देखिए, वहाँ कितना फ्रीजर रखा गया है, एसी रखा गया है, वहाँ टाइल्स लगाए गए हैं, बहुत सारा बदलाव देखने को मिला है। तो हर चीज को, बदलाव को केवल इससे जोड़ देना कि उसमें पॉलिटिकल एजेंडा है, मुस्लिम एंटी मुस्लिम एजेंडा है, तो इसको नहीं, कुछ पॉजिटिव चीजों को देखना चाहिए। और जैसा मैं उदित राज जी की बात से बहुत इत्तेफाक रखता हूं कि जो रिटायर्ड लोग हैं, काम किया उन्होंने 40 साल, सरकार ने उनको सम्मान दिया, पद दिया, पैसा दिया, अधिकार दिया, उसके साथ काम किया, उसके बदले उनको सरकार ने पे किया। अब वो रिटायर हो गए हैं, अब जो काम करेंगे वो देश और समाज के लिए काम करेंगे। जो बच्चे इसके पीछे, अगर मैं देखता हूं तो बेरोजगारी कहीं ना कहीं है, जो लड़के खाली हैं, फैक्ट्री जाने वाला आदमी, ऑफिस जाने वाला आदमी, क्या कहीं हम हिंसा कर रहा है, कहीं भड़काया, किसी को मार रहा है, वो लोग बैठे हैं जो बेरोजगार हैं। यूथ हमारा अनिश्चितता की स्थिति में, उसको पता ही नहीं भविष्य में करना क्या है, तो उसको थोड़े से लालच है। कश्मीर में 500 रुपए के लिए पत्थर चला देता है, यहाँ नौकरी करने के लिए, खाना खाने के लिए विधायक जी मुर्गा खिलाएंगे, शाम को दारू पिलाएंगे, उसके लिए कुछ कर देता है। तो जो रिटायर्ड लोग हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं हमारे से, वो समाज के अंदर जाएं और इस चीजों को फैलाएं। भाई ये नहीं है देश में सामाजिक जागरूकता फैलाएं, तभी समस्या का हल होगा। ठीक है उदय जी, एक बार फिर आपके पास आऊंगा। देखिए, आपने कहा कि सिर्फ 65 नौकरशाहों से देश की राय नहीं बनती है, लेकिन इसको पूरी तरह से इग्नोर कर दिया जाए, इसमें भी कोई बहुत समझदारी नहीं दिखाई देती। क्योंकि ये बात जो अब ये 65 नौकरशाह कह रहे हैं, इसके पहले सोशल मीडिया पर भी एक वर्ग है जो लगातार कहता आया है। इसको आप चाहे किसी पॉलिटिकल पार्टी का रंग दे दें। आपसे मेरा बहुत संक्षिप्त सवाल यह है, और संक्षिप्त में जवाब चाहूंगा कि इसको आपकी पार्टी अब इस तरह की बातों को सिर्फ इग्नोर करेगी, या वाकई ऐसी राय और न पुख्ता हो इस पर कोई काम करेगी? बहुत संक्षिप्त में, आखिरी 1 मिनट है। जो भी रचनात्मक सुझाव होंगे किसी भी दल और पक्ष से, उसका हम लाभ उठाएंगे। अगर रचनात्मक है, देश के हित में है और जनता के विकास में है, सबके विकास में है, और हम पॉजिटिव एस्पेक्ट को निश्चित तौर से ग्रहण करेंगे, उसका इस्तेमाल करेंगे देश हित में। ठीक है एसपी सिंह साहब, बहुत 30 सेकंड में आपके पास, अगर आप कुछ, क्योंकि बार बार कह रहे हैं कि रचनात्मक सुझाव पर हम काम करेंगे, कोई सुझाव जो आपके पास हो, उसके बाद उन्हीं सुझावों पर रचनात्मक नोट पर इस चर्चा को हम खत्म करेंगे। फिर देखिए, इस देश के अंदर जो विविधताएं हैं, धार्मिक हैं, सामाजिक विविधताएं हैं, उनको बरकरार रखना है, उनको मिटने नहीं देना है। संविधान के अंतर्गत जो भी अधिकार और कर्तव्य लोगों के निर्धारित हैं, उन पे काम करना है, उन्हीं के हिसाब से चलना है। मैं मानता हूं कि ब्यूरोक्रेट्स ने लिखा है और कोई समस्या उठाई है, इसमें ध्यान देके निश्चित रूप से कोई विचार जो भी हो सकता है जिन बिंदु पर, वो विचार सरकार करे, ये अच्छी बात है, और आप आगे भी उठाएं बात। लेकिन मैं ये कहता हूं कि इसमें राजनीति नहीं होनी। चलिए, कुछ तकनीकी दिक्कत, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो देश देख रहा है, आरोप एक बार फिर से लगे कि देश में इंटॉलरेंस का माहौल जो है फिर से बन रहा है, लेकिन इन सवालों के पीछे भी कुछ और मतलब निकाले जा सकते हैं। लेकिन सरकार इन सुझावों को, इन आरोपों को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दे, ये भी कहीं ना कहीं सरकार के एरोगेंस को दिखाएगा। तो जरूरी है कि अगर ये राय बन रही है, भले एक छोटे वर्ग में बन रही है, तो इस पर एक सीरियस थॉट दिया जाए और काम किया जाए। नमस्कार।